जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने जो दो गाड़ियां लेके आया हूं, मौजूदा दौर में इन दोनों गाड़ियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई है। उसकी वजह है कि इन दोनों गाड़ियों के प्राइस ज़रा रीज़नेबल है और आपकी जो आजकल नई गाड़ियां वो तो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं, उनकी प्राइस कितनी ऊपर चली गई हुई है। तो ये एक फैक्टर है कि लोग अक्सर जो है वो पुरानी गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और फिर एक दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है इस चीज़ की, कि हमारे लोगों में अब ऐसा ऐसा समझ आनी शुरू हो गई है लोगों को बेसिकली, कि जब आप 10 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपका हक बनता है कि आपको एक कंफर्टेबल गाड़ी मिले, एक वो गाड़ी आपको मिले जिसके आपको कंफर्ट लेवल जिसके अंदर अच्छा मिल जाए, जिसके अंदर आपको एसी अच्छा मिल जाए, जिस गाड़ी के अंदर आपको सिटिंग स्पेस अच्छी मिल जाए, सस्पेंशन अच्छा मिल जाए। इसके अलावा उस गाड़ी की मेंटेनेंस भी सस्ती हो और फिर यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उस गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी अच्छी हो या बेहतर हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी काउंट होती हैं, ख़ास तौर से जो ये वाली कैटेगरी 10 लाख के बजट में। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि अब अक्सर लोग जो जिनके पास 10-11 लाख रुपए होते हैं, वो ये जो आपके सामने आज मैं दो गाड़ियाँ लेके आ रहा हूँ, ऑल्टो और कल्टस, वो लोग इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। सुजुकी मेहरान को लोग अब पीछे छोड़ देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लोगों में ज़रा समझ आनी शुरू हुई है कि आप जब पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, 10 लाख रुपये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, तो इन पैसों में आपका हक बनता है कि आपको एक अच्छी गाड़ी मिले। तो आज इन दोनों गाड़ियों का हम आपस में ज़रा कंपैरिजन करते हैं। ये दोनों गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, दोनों गाड़ियों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के कुछ अपने नुकसान भी हैं। दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा इस वीडियो में। फिर यह है कि आखिर में आके मैं भी आपको अपना बताऊँगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और आप अपना खुद भी फैसला कर सकते हैं अपनी जेब के हिसाब से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, अगर इन दोनों गाड़ियों को हम साथ साथ रख के कंपैरिजन करें, क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ एक ही लीग की गाड़ियाँ, सुजुकी कंपनी की, यानी एक कैटेगरी की ये गाड़ियाँ हैं। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों गाड़ियों को सुजुकी कंपनी ने लॉन्च भी एक साथ ही किया था। सन 2000 में ये दोनों गाड़ियाँ लॉन्च कर दी गई थी। 2000 से लेकर 2012 तक आपके पास सुजुकी ऑल्टो रही, जबकि 2017 तक आपके पास सुजुकी कल्टस रही। अब इसमें अगर आप सबसे पहले शेप की बात कर लें, तो शेप में लुक्स के लिहाज से सुजुकी कल्टस काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है सुजुकी ऑल्टो से। और सुजुकी कल्टस के सुपीरियर होने की वजह यह है कि सुजुकी कल्टस का जो चेसेस है वो सेम वही चेसेस है जो आपके पास सुजुकी मार्गला में भी यूज़ होता था। सिर्फ फ़र्क यह है कि मार्गला में आपको डिग्गी मिल जाती है, जबकि कल्टस में आपके पास डिग्गी नहीं होती। इसके अलावा और कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है गाड़ी के चेसेस के अंदर। दोनों गाड़ियों का जो आप कह सकते हैं सादा अल्फाज में ढांचा है दोनों गाड़ियों का, वो बिल्कुल एक ही चीज़ है। तो यही वजह है कि कल्टस के लुक्स हमेशा से सुपीरियर लगती हैं। अगर आप इसको सिर्फ ऑल्टो के साथ नहीं, कोई दूसरी जो हैचबैक्स आई हैं आपके पास पाकिस्तानी मार्केट में, उनके साथ भी अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसके जो लुक्स हैं वो हमेशा सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा डिसेंट लगती हैं। उसकी वजह यह है कि एक सेडान कार वाली लुक है। सेडान कार जितनी मर्जी पुरानी हो जाए, यहाँ पे मार्गला की बात हो रही है, जितनी मर्जी सेडान कार पुरानी हो जाए, कोई भी सेडान कार हो जाए, उसकी लुक्स हमेशा सुपीरियर ही लगती हैं दूसरी गाड़ियों के निस्बत जो आपके पास हैचबैक होती हैं। तो यही वजह है कि सुजुकी कल्टस, क्योंकि वही वाली बॉडी है सेम, सिर्फ डिग्गी का उसमें जो है वो एडिशन नहीं किया गया, क्योंकि ज़ाहिर हैचबैक गाड़ी है, तो इस वजह से उसकी जो लुक्स हैं ऑटोमेटिकली ज़्यादा उठ जाती हैं। अब अगर दूसरी तरफ आप सुजुकी ऑल्टो के लुक्स की बात कर लें, तो सुजुकी ऑल्टो की लुक्स अच्छी हैं, लेकिन इस गाड़ी का जो फ्रंट है वो थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। वो इसके लुक्स को सारी जो आप कह रहे हैं कि पीछे इसका बैक साइड वगैरह और साइड इसकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो इस गाड़ी का फ्रंट का डिज़ाइन है वो आउटडेटेड है और वो उन लुक्स का भी मज़ा ख़राब कर देता है। फ्रंट से ये गाड़ी, यानी आपको एक टाइम के लिए अगर आपने ये गाड़ी मिसाल के तौर पे पहली बार देखी है, तो आप अगर इस गाड़ी का फ्रंट देखेंगे और आप इसका बैक देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वही गाड़ी आपने देखी है फ्रंट से, जिसका बैक इतना ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उस गाड़ी का फ्रंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इसके अलावा गाड़ी की साइड प्रोफाइल्स भी ठीक हैं, अच्छी हैं, लेकिन फ्रंट से इस गाड़ी का जो है वो मैं सेटिस्फाई नहीं होता। इस गाड़ी का जो फ्रंट लुक है वो बिल्कुल ही आउटडेटेड है। इतनी आउटडेटेड लुक इसकी बनती नहीं थी जिस तरह से इन्होंने बाकी की गाड़ी डिज़ाइन की है। तो इसके फ्रंट लुक पे भी इनको थोड़ी सी मेहनत कर देनी चाहिए थी। बहरहाल अब तो ज़ाहिर है गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन यह है कि लुक्स के लिहाज से सुजुकी कल्टस आगे निकल जाती है। इसके अलावा अब अगर आप इन दोनों गाड़ियों के इंजन के ऊपर आ जाएं, तो आपको पता है कि दोनों गाड़ियाँ ऑल्टो और कल्टस, इन दोनों में हज़ार सीसी के इंजन आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि जो आपके पास सुजुकी कल्टस थी 2000 से लेकर 2007 तक जो गाड़ी आई है, वो आपको पता है वो कार्बोरेटर गाड़ी थी, और उसके अंदर जो आपको इंजन मिलता था वो 3 सिलेंडर वाला इंजन था, 1000 सीसी वाला। उस इंजन की पावर आउटपुट इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। इसके अलावा कार्बोरेटर होने की वजह से उस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज थी वो भी काफ़ी कम थी। जबकि जो आपके पास 2007 से लेकर 2017 तक वाली कल्टस आई है, वो गाड़ी आपको EFI इंजन के साथ मिलती है, और उस गाड़ी के अंदर आपको पूरा 4 सिलेंडर वाला इंजन मिलता है, जिसकी पावर आउटपुट भी बेहतर होगी और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी EFI होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी भी है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप सुजुकी ऑल्टो की बात कर लें, तो सुजुकी ऑल्टो में 2000 से लेकर 2012 तक जब तक वो गाड़ी रही है, उसमें शुरू से लेकर एंड तक एक ही इंजन चला है, जो कि 1000 सीसी 4 सिलेंडर वाला इंजन है आपके पास। और यही इंजन आपको अगर याद हो तो सुजुकी पोटोआर एक गाड़ी थी, उसमें भी यूज़ होता था। सेम वही इंजन इसको सुजुकी ऑल्टो के अंदर भी इसके अंदर फिट किया गया। इस इंजन में सिर्फ एक मसला ये है कि इसकी पावर आउटपुट काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी वो ज़रा कम है।
तो अब अगर अगली चीज़ हम पेट्रोल एफिशिएंसी पे आ जाएँ, तो फ्यूल एफिशिएंसी में जो कल्टस कार्बोरेटर वाली गाड़ी है 2000 से लेकर 2007 तक वाली जो आई है, उस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज आपको मिलती है वो मुश्किल से आपको 11 तक करके देती है शहर के अंदर, जबकि लॉन्ग रूट के ऊपर उस गाड़ी की जो एवरेज है वो 14-15 को टच कर सकते हैं अगर आप उसे 90 और 100 के दरमियान चलाते हैं। और ये जो एवरेज मैं सारी बताऊंगा ये एसी के साथ बताऊंगा। मैंने अब तक जितनी एवरेज गाड़ियों की बताई है अपनी पिछली वीडियोज़ में भी, जितनी गाड़ियों पर हमने बात की है वो सारी एवरेज एसी के साथ ही हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर आपको पता गर्मी रहती है, सिर्फ साल में मुश्किल से 1-2 महीने ही ऐसे आते हैं कि आपका एसी बंद रहता है गाड़ी के, इसके अलावा आपको सारा टाइम एसी चलाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे फ्यूल एवरेज भी एसी के साथ ही बतानी चाहिए। तो ये आपको मैंने एसी के साथ इसकी एवरेज बता दी कार्बोरेटर वाली कल्टस की। अब अगर EFI वाली कल्टस की आप बात कर दें तो EFI वाली कल्टस आपको शहर के अंदर बड़े आराम से एसी के साथ 15 की एवरेज देती है, जबकि लॉन्ग रूट के ऊपर उस गाड़ी की एवरेज 18 को भी टच हो जाती है। अगर आप उससे कंटिन्यूसली 90-100 के दरमियान 5वें गियर में चला रहे हैं तो उस गाड़ी की एवरेज बड़े आराम से 18 को भी टच हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आप सुजुकी ऑल्टो की बात कर दें तो सुजुकी ऑल्टो शहर के अंदर आपको जो एवरेज देती है उसका भी कार्बोरेटर इंजन ही है, लेकिन ये है कि सुजुकी ऑल्टो के जो कार्बोरेटर वाली, क्योंकि एक ही कार्बोरेटर ही गाड़ी आई है, वो तो EFI आई नहीं, तो कार्बोरेटर वाली जो गाड़ी है उसकी एवरेज कल्टस वाली जो कार्बोरेटर है आपके पास उससे बेहतर है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ऑल्टो का साइज़ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा सा छोटा साइज़ है, तो इस वजह से उसके इंजन को इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता उस गाड़ी को भगाने के लिए। तो सुजुकी ऑल्टो जो आपको एवरेज देती है शहर के अंदर इसी के साथ वो 13 से 14 के दरमियान देती है, अगर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं, बहुत प्यार से चलाते हैं और आपने इसकी सेटिंग भी अच्छी करवा के रखी हुई है, तो ये गाड़ी आपको बड़े आराम से 13 से 14 के दरमियान एवरेज देगी ज़रूर। इसके अलावा अगर आप इसे लॉन्ग पे चलाते हैं तो वही जिस तरह 90-100 का मैंने पहले बताया 90-100 के दरमियान आपने 5वें गियर में चलाई हुई गाड़ी एसी के साथ, तो ये गाड़ी आपको 16 से 17 के दरमियान की एवरेज बड़े आराम से दे सकती है। तो देखा जाए एवरेज इतनी बुरी नहीं है ऑल्टो की भी, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है जब कल्टस से आप इसको जब कंपेयर करते हैं तो कल्टस से इसकी एवरेज में कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ ही जाता है। तो अब अगली चीज़ आ जाती है गाड़ी के ड्राइव और कंफर्ट। कंफर्ट के लिहाज से अगर हम पहली चीज़ कंफर्ट की बात कर लें तो सुजुकी कल्टस में आपको पता है उसमें आपको रूम ज़रा ज़्यादा मिल जाता है। इसके अलावा उसमें आप कह लें कि उसका शॉक्स की परफॉर्मेंस, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस वो सेम है जिस तरह ऑल्टो की है। सस्पेंशन की परफॉर्मेंस में दोनों गाड़ियों में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ जो मसला है ये ऑल्टो में कि उसका रूम थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें आपको ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगर आपका कद ज़्यादा लंबा है तो आपको सीट आगे करने का बैठना पड़ेगा या आपको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा। ऑल्टो में ये थोड़ा सा आपको मसला हो जाता है कि इस गाड़ी का जो रूम है वो थोड़ा सा छोटा है। फिर इसका रूम छोटे होने की एक वजह है कि इस गाड़ी की ट्रंक काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इस गाड़ी का साइज़ क्योंकि इतना बड़ा नहीं है, इसकी ट्रंक इन्होंने ज़्यादा बड़ी कर दी हुई, अंदर जो आपका रूम है जो बैठने के लिए आपकी जगह है वो थोड़ी कम कर दी हुई है, जबकि कल्टस में ऐसा मसला नहीं है। कल्टस का बैठने का रूम भी कोई मसला नहीं है, आप जितने मर्जी लंबे हो जाए आप आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा उसकी ट्रंक की स्पेस भी बड़ी अच्छी है, सामान उसमें भी अच्छा खासा आ सकता है। तो साइज़ का थोड़ा सा मसला है, बस आपको साइज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ फिर आप देखें तो ऑल्टो सस्ती भी तो मिलती है भाई कल्टस से, तो अगर आप कम पैसे खर्च कर रहे हैं तो फिर थोड़ी सी तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। कल्टस फिर आपके पास ज़्यादा पैसे तो आप एक दफ़ा पे कल्टस लेना है, तो बस ये इसमें मसला है। इसके अलावा कोई कमी नहीं है दोनों गाड़ियों में। सस्पेंशन ऑल्टो का बहुत अच्छा है, बल्कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरू में कहा जिस तरह के दोनों गाड़ियाँ मैंने रखी हुई हैं अपने पास और दोनों का मुझे अच्छी तरह एक्सपीरियंस है, तो मेरे हिसाब से जो ऑल्टो का सस्पेंशन है वो ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट है कल्टस के सस्पेंशन की निस्बत। फिर इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि ऑल्टो की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़रा ज़्यादा कल्टस है, तो उसकी वजह से ऑल्टो को जो ड्राइव करते हुए आपको फील आती है वो एक बड़ी गाड़ी वाली आपको ऐसे मैं आपको लगेगा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। आपको लगेगा कि आप एक डाला चला रहे हैं बड़ा, क्योंकि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची है और उसका जो सस्पेंशन है वो ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वो आपको बहुत अच्छी फील देता है। ख़ास तौर से ऑफ रोडिंग पे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है इस गाड़ी का। इसके अलावा हिली एरियाज़ के ऊपर आपको इस गाड़ी का रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। फिर एक और चीज़ मैं मिस कर गया कि इस गाड़ी का जो इंजन का टॉर्क है वो ज़रा ज़्यादा कल्टस है, तो इसकी जो इनिशियल एक्सेलरेशन है, जिसका इनिशियल पिकअप है, शुरू में जो गाड़ी एकदम भागती है एकदम उठती है, वो ज़्यादा कल्टस है। यही वजह है कि पहाड़ी इलाके में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कामयाब है और वहाँ इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी एसी की परफॉर्मेंस का जिक्र करना मैं भूल गया, सॉरी। एसी की परफॉर्मेंस दोनों गाड़ियों की एक ही जैसी है तकरीबन, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मुझे ऐसा लगता है कि सुजुकी ऑल्टो का जो एसी है जब आपके पास शदीद वाली गर्मी पड़ती है 45 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर जब ऊपर चला जाता है तो उसमें सुजुकी ऑल्टो का एसी काम करता रहता है, जबकि सुजुकी कल्टस का एसी मुझे ऐसे फील होता है कि वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ऑल्टो के एसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपने ऑल्टो का एसी अच्छा मेंटेन किया हुआ है तो वो एसी आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। कि उसकी एक और वजह ये भी है कि ऑल्टो का कैबिन ज़रा छोटा है, तो छोटा कैबिन ठंडा करना हमेशा ज़्यादा आसान हो तो एसी के लिए। कल्टस का कैबिन थोड़ा सा बड़ा है तो उसको ठंडा करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये कि ऑल्टो की जो कूलिंग है वो मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगती है कल्टस की कूलिंग की निस्बत। एक और चीज़ ये है कि ऑल्टो का एसी शुरू में ही ठंडी हवा फेंकनी शुरू करते थे, जबकि कल्टस के एसी को 1-2 मिनट चाहिए होते हैं ठंडी हवा फेंकने के लिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी ये
कि इसमें मैं कुछ ना कुछ ज़्यादा ऊंच नीच भी हो सकती है, लेकिन ये है कि मुझे पर्सनली ऑल्टो के एसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा इफेक्टिव लगती है कल्टस से। फिर अगर आप इन दोनों गाड़ियों के इसमें आ जाएँ मेंटेनेंस कॉस्ट पे, तो मेंटेनेंस कॉस्ट में थोड़ी सी कल्टस की प्राइस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कल्टस के पार्ट्स थोड़े से महंगे हैं। ख़ास तौर से इंजन के पार्ट्स कल्टस के काफ़ी महंगे हैं, लेकिन बाकी के जो आपके बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो पार्ट्स ऑल्टो से ज़रा महंगे हैं। इसके अलावा ऑल्टो में एक मसला ये है कि पार्ट्स तो उसके सस्ते हैं, लेकिन उस गाड़ी में आपको पता है वो टिपिकल वो गाड़ी है जिसकी आपने एक चीज़ का काम करवाना है तो उसके बदले आपको 10 चीज़ें खुलवानी पड़ेंगी। तो ऑल्टो में सिर्फ ये एक कमी है। ऑल्टो का ये एक मसला ज़रूर है कि वो ज़रा मुश्किल गाड़ी है, उससे मैकेनिक्स जो हैं वो कभी कभी दूर भागते हैं। अब तो वैसे ऐसा मसला नहीं आता, क्योंकि अभी ऑल्टो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होगी भी है और काफ़ी पुरानी गाड़ी भी होगी भी है, तो अब तकरीबन हर मैकेनिक इसको समझ लेता है। लेकिन यह है कि फिर भी थोड़ा सा जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैकेनिक्स जो है ना अपने माथे पे बल डाल के इसका थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होती है और उनका माथे पे बल डालना बनता भी है, क्योंकि जब आपने काम एक चीज़ का करना है उसके बदले आपको 5-6 चीज़ें और खोलनी पड़ गई हैं, तो वो फिर ज़रा थोड़ा सा ऑटोमेटिकली इंसान का जो मिजाज है उसमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये है कि वो इतना मसला अब नहीं रहा हुआ, अभी ऑल्टो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। कल्टस में दूसरी तरफ ये मसला नहीं, उसकी चीज़ें बिल्कुल सीधी सीधी हैं, उसमें ऐसा मसला नहीं है जो ऑल्टो में। तो ये थोड़ा सा ऑल्टो को लेकर आपको हल्की सी परेशानी है ये भी, लेकिन अब जिस तरह मैंने कहा आप तकरीबन हर मैकेनिक इसको समझ गया हुआ इस गाड़ी को, इतनी ये कोई मुश्किल गाड़ी नहीं है। ये सुजुकी लाना वाला हिसाब नहीं है इसका कि मैकेनिक्स इसका हशर नशर कर दें, इसको इस मैकेनिक समझ ही लेते हैं इस गाड़ी को। और इसके अलावा इनके पार्ट्स मिलना भी कोई मसला नहीं है। दोनों गाड़ियों के पार्ट्स आपको हर जगह से मिल जाएंगे। आप किसी भी जगह पे हैं, चाहे बड़े शहर में या छोटे शहर में, आपको हर जगह से इन दोनों गाड़ियों के पार्ट्स लाजमी मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इनके पार्ट्स आपको मिल जाएंगे और मिल भी सस्ते जाएंगे, वो भी मसला नहीं है कि पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। कुछ पार्ट्स जिस तरह कल्टस के इंजन के पार्ट्स का मैंने जिक्र किया कि वो आपको महंगे मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे पार्ट्स इन दोनों गाड़ियों के इकोनॉमिकल हैं, वो आपको बड़े आराम से अच्छी प्राइस रेंज में मिल सकते हैं। तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट होगी आपकी। इसके अलावा अब अगर आप आखिर में आ जाएं कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी आखिरकार लेनी चाहिए, तो ज़ाहिर बात है अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, अब अगर हम यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं तो 2010 वाली कल्टस आपको EFI वाली जो गाड़ी है, 2007 में EFI आनी शुरू हो गई थी, मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। EFI वाली जो कल्टस आपको 2010 वाली, वो आपको इस टाइम पे 13 से 14 लाख के दरमियान मिलेगी। उसका लोग कल्टस के लोग हमेशा पैसे ज़रा ज़्यादा मांग लेते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो यहाँ पर जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाए उसकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो कल्टस आपको 13 से 14 लाख के दरमियान मिल सकती है। 2010 मॉडल एक अच्छी कंडीशन की गाड़ी आपको मिल सकती है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप सुजुकी ऑल्टो पे आ जाएं, सुजुकी ऑल्टो आपको 2010 मॉडल ही अच्छी कंडीशन में आपको बड़े आराम से 10 से 11 लाख के दरमियान मिल सकती है। तो ऑल्टो की प्राइस में ज़रा कमी है कल्टस की निस्बत। अगर आपके पास कम बजट है तो आप बेफिक्र होकर सुजुकी ऑल्टो की तरफ जाएँ, उस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। सिर्फ उसका एक मसला ये कि उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो वो आपको चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो फिर आपको किसी ना किसी तरह एडजस्ट होकर बैठना पड़ेगा, आपको बंदे काम करने पड़ेंगे गाड़ी में से, आपको सामान कम करना पड़ेगा। इस तरह से आपको थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, अदरवाइज़ उस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। उसके अलावा सिर्फ एक मसला ये है कि इसकी फ्यूल एवरेज थोड़ी सी कम है, तो वही बात है कि आपको थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, आराम से आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी और इसकी आपको ट्यूनिंग वगैरह फ्रिक्वेंटली करवानी पड़ेगी ताकि इसकी सेटिंग वगैरह सही रहे। थ्रॉटल बॉडी वगैरह साफ़ करवानी पड़ेगी, प्लग्स वगैरह इसके आपको कंटिन्यूसली साफ़ रखने पड़ेंगे ताकि ये गाड़ी किसी भी तरह इसको मौका न मिले ज़्यादा पेट्रोल खाने का। अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रख लेते हैं तो इस गाड़ी की एवरेज जो है वो इतनी भी कम नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी कल्टस से अगर आप कंपेयर करें तो इसकी एवरेज थोड़ी कम है और ये आपको थोड़ी सी जेब पे भारी पड़ सकती है। तो अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप इसको CNG पे भी ड्राइव कर सकते हैं। CNG पे इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको CNG पे ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन CNG भी आपको ज़हनी सुकून नहीं देगी। इतना मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, CNG पे गाड़ी की सेटिंग बार बार करनी पड़ती है, गाड़ी बीच में बंद हो जाती है, सड़क के किनारे खड़े होकर आप सेटिंग कर रहे हैं गाड़ी की, तो इस वजह से आपको उसमें परेशानी होती है CNG में। लेकिन ये कि जेब आपकी बचा सकती है अलबत्ता। तो लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा CNG पे आप बिल्कुल भी ड्राइव ना करें, पेट्रोल पे चलाएं और उसकी सेटिंग करवा कर रखें और चलाएं, ज़रा अच्छे तरीके से आराम से चलाएं। बिल्कुल जो आप पैडल जो नीचे गाड़ी के फर्श के साथ लगा देते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गाड़ी फ्यूल एवरेज भी अच्छी दे, तो वो हिसाब नहीं होगा। अगर आप इसको खींचेंगे तो ये गाड़ी पेट्रोल लाजमी पिएगी, अगर आराम से चलाएंगे तो पेट्रोल नहीं पिएगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने आपको इस तरह शुरू में कहा। तो मैं इस गाड़ी से आराम से 13 से 14 के दरमियान एवरेज ले रहा हूँ। ये मैं भी इस काम करता हूँ सारे, जो इस वीडियो में भी मैंने आपको बताए हैं। तो आप भी ये चीज़ें करें, बेफिक्र होकर इसकी तरफ जाएँ अगर आपके पास कम पैसे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।